नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं द्विवेदी युग। तो जुड़िए फटाफट से आप लोग 2000 प्रश्नों की इस महा मैराथन सीरीज़ में। इस क्रम में आज की हमारी है 10वीं क्लास और 50 क्वेश्चन हम लोग द्विवेदी युग पर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है एलटी महा मैराथन नाम से। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह होगा थंबनेल आपको उस प्लेलिस्ट के शुरू में मिल जाएगा। तो शुरू से लेकर के पहली वीडियो तो इस टेस्ट सीरीज़ की अनाउंसमेंट से रिलेटेड था। उसके बाद की जितनी भी वीडियोज़ हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर भारतेंदु युग और अब हम द्विवेदी युग पर आ चुके हैं। 10वीं कक्षा में हम द्विवेदी युग में प्रवेश कर रहे हैं आज। तो द्विवेदी युग यहाँ से आप लोगों का कह सकते हैं कि आधुनिक काल के सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम जहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहाँ से हो रहा है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अगर आप लोगों ने एनालाइज किया होगा अच्छे से तो भक्तिकाल के आपके पास 5 कवि लगे हुए हैं। कबीर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, रसखान हैं और सूरदास हैं। ठीक है, रीतिकाल का कोई भी कवि लगा हुआ नहीं है। 10th क्लास में पुराने एडिशन में देव नाम के जो कवि थे रीतिबद्ध धारा के वो तो लगे हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में नए उसमें उसको हटा दिया गया है। तो पुराने एडिशन के हिसाब से हमने देव को थोड़ा अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है रीतिकाल में। ठीक है, अब जो आपके पास जितने भी आप लोग राइटर्स देख रहे होंगे, चाहे कवि हों और गद्य तो हमने अलग से पढ़ना ही है, तो गद्य तो आधुनिक काल में ही होता है। तो जितने भी कवि आप लोग देख रहे होंगे तो 80% से ज़्यादा का सिलेबस, 80 के 90% से ज़्यादा का सिलेबस आपका आधुनिक काल से है। और आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग और उसके बाद के कवियों का लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपकी बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला शुरू होने वाली है। तो आज से पहले आपने जिस भी तरह से पढ़ा है वो मैं नहीं जानता। वैसे तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों का कमेंट जिस तरह से होते हैं, आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आपको और भी ज़्यादा ध्यान से बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर के आज की क्लासेस करनी है आज के बाद से, क्योंकि अब आप लोगों का आधुनिक काल ठीक से शुरू हो रहा है। तो द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के परवर्ती जितने भी काल हैं उसके क्लासेस हम आगे से करने वाले हैं। तो वो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होने वाला है तो इसके बाद की कुछ क्लासेस आपके लिए होने वाली है। ठीक है, कविता के लिहाज से। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा समय गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आसान सा प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आसान सा प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में नहीं आता है आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। परीक्षा में कभी कभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो ये तो सभी को पता है, बहुत सारे आंसर प्राप्त होंगे यहाँ पे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सबने जो है पहले का ए ही कहा होगा। ठीक है, पहले का ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। अब सामान्यतः पूछा गया है कि द्विवेदी युग की समय सीमा मानी कितनी जाती है? 1900 से 1920, 1900 से 18, 1900 से 25 या 1893 से 1918। तो इसका सही उत्तर है आपका, हाँ बताओ भाई, सामान्यतः पूछा गया है तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है ये 1900 से 1918 मानी जाती है। और 1918 से 1936 फिर जो आगे के 18 वर्ष हैं वो छायावाद को में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग छायावाद की क्लास है वो हम कल पढ़ने, हमने छायावाद, ठीक है, कल पढ़ना है। तो 1900 से 1918 आपका द्विवेदी युग माना जाता है। ठीक है, और द्विवेदी युग की ये जो समय सीमा 1893 से 1918 ये आचार्य शुक्ल ने मानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार तो आपकी जो है द्विवेदी युग की समय सीमा ये है। शुक्ल युग के अनुसार, क्योंकि भारतेंदु युग की जो समय सीमा ठहरती है वो 1868 से 1893 ईस्वी ठहरती है। तो 1893 से 1918 शुक्ल जी ने कहा कि ये जो है द्विवेदी युग है। लेकिन ये जो है सामान्यतः तो ये वाला है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो बी होगा। ठीक है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार आ गया तो ये वाला होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, शुक्ल जी क्योंकि महत्वपूर्ण आलोचक है इसलिए यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा? नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान, जागरण सुधार काल या फिर नवजागरण काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? हाँ, इसको कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। प्रथम उत्थान किसको कहा? कल की क्लास में हमने देखा कि प्रथम उत्थान किसको कहा है? भारतेंदु युग को कहा है। ठीक है, तो भारतेंदु युग को उन्होंने प्रथम उत्थान कहा और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान कहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? जागरण सुधार काल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा और शुक्ल जी ने जो है नई धारा द्वितीय उत्थान कहा। तो नगेंद्र का भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जागरण सुधार काल महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है? यानी कि द्विवेदी युग का जो प्रारंभ है उसमें एक पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। ठीक है, माधुरी, हंस, सरस्वती या फिर सदादर्श? तो इसका सही उत्तर है आपका, बताओ फटाफट। हाँ, ठीक ठाक है, दे पा रहे होंगे आप लोग जवाब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका, जिसका कि नागरी प्रचारिणी सभा, ये एक साहित्यिक संस्था थी, नागरी प्रचारिणी सभा, इसके द्वारा संचालित की गई थी, 1900 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन शुरू किया था। श्याम सुंदर दास, वैसे तो एक पूरा संपादक मंडल था, लेकिन श्याम सुंदर दास जो है इसके पहले संपादक के रूप में गिने जाते हैं, पहले संपादक। ठीक है, श्याम सुंदर दास के बाद जो 1903 में जाकर के फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। ठीक है, लेकिन द्विवेदी युग अगर किसी पत्रिका से एसोसिएट सबसे ज़्यादा होगा तो सरस्वती पत्रिका से होगा। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती, ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसका भी नोट्स बढ़िया से तैयार कर लिएगा। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेसिक सी चीज़ें भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। अभी हमने चर्चा की कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष मतलब, प्रकाशन वर्ष का मतलब तो हर महीने, तो ये वैसे तो ये मासिक पत्रिका थी, यानी हर महीने ही प्रकाशित हुई, लेकिन प्रकाशन वर्ष मतलब शुरुआत कब हुई है ना, शुरुआत, यानी कि इसका जो है स्थापना कब हुई, शुरुआत का वर्ष कौन सा है, शुरू कब से हुआ ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपको, 98, 1900, 1911 या फिर 1903? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। द्विवेदी युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, भाषाई द्वैत या फिर नैतिकता एवं आदर्शवाद? तो बताइए फटाफट, थोड़ा सा, ये क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देंगे हम लोग। इनमें से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, भाषाई द्वैत या फिर नैतिकता एवं आदर्शवाद? तो इसका सही उत्तर कौन सा होने वाला है? देखिए, इसमें जो द्विवेदी युग है उसमें राष्ट्रीयता की भावना तो है ही, आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्र प्रेम उस समय विद्या जागरण तो शुरू कर ही दिया था भारतेंदु युग वालों ने, है ना। राष्ट्रीयता की भावना उस समय पे शुरू हो चुकी थी। द्विवेदी युग में वो ज़्यादा जो है परिष्कृत होनी शुरू हुई और ज़्यादा व्यापक स्तर पे फैलनी शुरू हुई। इतिवृत्तात्मकता अभी हम समझते हैं, इस क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये कहिए कि इतिवृत्तात्मकता भी द्विवेदी युग की विशेषता है ही। ठीक है, नैतिकता एवं आदर्शवाद भी इसकी विशेषता है, लेकिन जो ये भाषाई द्वैत है, ये भाषाई द्वैत जो ये वाली जो बात है, ये जो है भारतेंदु युग की विशेषता है, द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। भाषाई द्वैत जो है द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, यह है भारतेंदु युग की विशेषता। और कल की क्लास में, जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनको पता होगा कि भाषाई द्वैत अब क्या होता है। भाषाई द्वैत का मतलब क्या है? द्वैत का मतलब दोहरापन, यानी कि दो प्रकार की भाषाएं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि भारतेंदु युग में क्या होता था, काव्य जो है वो लिखा जा रहा था ब्रजभाषा में और गद्य लिखा जा रहा था खड़ी बोली में। तो इसी को कहा जाता है भाषाई द्वैत, भारतेंदु युगीन भाषाई द्वैत। तो द्विवेदी युग की विशेषता जो है भाषाई द्वैत नहीं है, क्योंकि द्विवेदी युग में जो है कविता भी खड़ी बोली में लिखी गई और जो गद्य था वो भी खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, अब एक शब्द आता है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्द है, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या है? देखिए, इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है, इति मतलब यही, वृत्त मतलब वर्णन, ठीक है, और यही वर्णन करने की पद्धति। इसका मतलब क्या है? सीधा सपाट वर्णन। सीधा आप ये समझिए, सीधा सपाट वर्णन मतलब इसमें कोई लाक्षणिकता नहीं होगी, किसी भी तरह का बिंब प्रतीक कुछ यूज नहीं, सीधा सीधा मतलब गद्य जैसा ही लिख देना। ठीक है, मतलब सीधा सपाट वर्णन का मतलब क्या होता है? जैसा गद्य लिखा जाता है वैसे ही कविता लिख लिया। मतलब मैथिली शरण गुप्त को अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे ना, थोड़ा मतलब डेप्थ में जा कर के पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनकी कविताएं देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि
इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब इतना सीधा और सपाट वर्णन है। जैसे उनकी पंक्ति है ना वो वाली, सभी को पता है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये वाली जो पंक्ति है, अब इसमें देखिए सीधा और सपाट वर्णन है, इसमें कोई समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई बिंब है, ना कोई प्रतीक है, ना अलंकार है। अलंकार वगैरह तो होंगे बीच बीच में, शब्द अलंकार हो सकते हैं, लेकिन जो कोई बिंबात्मकता नहीं, प्रतीकात्मकता नहीं। लेकिन जैसे ही आप छायावाद में घुसते हैं तो निराला की कविताएं देखिए, आप प्रसाद की देखिए, पंत को देखिए, है ना, कि छोड़ द्रिमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भीम आया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो इस तरह की कविता, इन दो कविताओं का कंपैरिजन करिए आप लोग, तो ये देखिए सीधा और सपाट वर्णन है, इसी को कहा गया इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, कोई लाक्षणिकता नहीं, मतलब कोई जो रसात्मकता जो प्राप्त होती है ना, रस प्राप्त होता है कविता पढ़ते समय, वो नहीं होता था। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है, क्योंकि उस समय पे खड़ी बोली जो है, नई नई कविता की भाषा थी, तो उसमें जो है इस तरह की संभावना नहीं थी। ये इसमें थोड़ा सा मतलब भाषा किस तरह की किस लेवल पर पहुंची है, क्योंकि खड़ी बोली और जो हिंदी थी उस टाइम पे नई नई ही थी, इसलिए जो है उस टाइम समय जो है द्विवेदी युग में इस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी। ठीक है, कल जब छायावाद आएगा तब हम देखेंगे कि खड़ी बोली को जो है किस तरह से काव्य भाषा छायावाद के कवियों ने बनाया, किस तरह से उसके अंदर बिंब, प्रतीक और रहस्यवाद और इस तरह की सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ठीक है, कब बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक? तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1903 ईस्वी में। हमने इस पर बात की है कि 1900 ईस्वी में शुरू हुई और शुरू के एक दो तीन वर्षों तक एक पूरा संपादक मंडल चलता था। ठीक है, 5 उसमें वो थे, और उसमें से श्याम सुंदर दास को जो है आप कह सकते हैं कि मुख्य संपादक। उसके बाद नंबर 2 पे आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लंबे समय तक, शायद 1920 तक शायद इस पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक व्यक्ति हुए, उन्होंने उसका संपादन शुरू किया। ठीक है, तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग जो है। तो देहरादून किसकी रचना है? अच्छा, देहरादून मतलब देहरादून ये एक कविता है, रचना है। ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या गिरिधर शर्मा नवरत्न की? तो ये किसकी रचना है बताइए फटाफट से। देहरादून ये किसकी रचना है? हाँ भाई, देहरादून है आपकी श्रीधर पाठक की। ठीक है, देहरादून ये जो कविता है, ये जो रचना है, इसके रचयिता हैं आपके श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग स्वच्छंदतावादी धारा। अभी अगला एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग जो होगा स्वच्छंदतावादी धारा, अनुशासनबद्ध धारा, ये वाली बात पढ़ेंगे। स्वच्छंदतावादी धारा के प्रवर्तक कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी कि स्वच्छंदतावादी धारा के प्रवर्तक या फिर सबसे महत्वपूर्ण कवि ये थे द्विवेदी युग में। तो उनकी रचना है देहरादून। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचनाएं एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे श्रीधर पाठक की रचना एक तो देहरादून है, इसके अलावा कुछ रचनाएं और देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं हम इनमें से पूरी। तो आपने लिखना है श्रीधर पाठक की रचनाएं। वैसे तो जो भी आपके पास गाइड है उसमें तो बहुत सारी लिखी हुई होती हैं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण हम लोग कर लेते हैं। जैसे कश्मीर सुषमा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना हो सकती है, कश्मीर सुषमा। ठीक है, देहरादून हम लिख ही चुके हैं, तो देहरादून। ठीक है, एक इसके अलावा गुणवंत हेमंत, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं मतलब इन्होंने खुद ही लिखी है, अनुवाद नहीं है। अनुवाद वाली रचनाओं का हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। इसके अलावा जैसे वनाष्टक एक रचना है, वनाष्टक एक रखिए, भारत गीत। तो इस तरह से कुछ कुछ रचनाएं ये सब हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वर्गीय वीणा, ठीक है, तो ये कुछ कुछ रचनाएं हैं, ये आपने ध्यान रखनी है श्रीधर पाठक की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, मैंने कि बताना है श्रीधर पाठक की अनुदित रचना कौन सी नहीं है इनमें से। गडरिया और दार्शनिक, ऋतु संहार और एकांतवासी योगी, और और फिर वैदेही वनवास। तो इनमें से कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, यानी कि ट्रांसलेटेड रचना नहीं है? सही है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध का प्रबंध काव्य है। ठीक है, वैदेही वनवास। बाकी 3 रचनाएं जो है श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा गडेरिया दार्शनिक, ऋतु संहार, एकांतवासी योगी, इसके अलावा 2 और रचनाएं हैं अनुदित, आपने ये रखनी है। एक है उजड़ ग्राम,
श्रीधर पाठक की ही रचना है। और 5वीं अगली लिखनी है आपने, लास्ट है, श्रांत पथिक। ठीक है, तो ये 5 रचनाएं हैं, गडेरिया दार्शनिक, ऋतु संहार, एकांतवासी योगी, उजड़ग्राम और शांत पथिक। श्रीधर पाठक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भाई, जितने महत्वपूर्ण आपके मैथिली शरण गुप्त हैं उससे थोड़ा सा कम, लेकिन ठीक ठाक महत्वपूर्ण जो है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, इस तरह के 2-3 लोग और हैं। ठीक है, तो केवल गुप्त पढ़ करके मत जाना, 1-2 लोग और देख करके जाना भाई यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। पिछली बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला एनसीईआरटी का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है कामायनी, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, आप लोग जानते हैं 1914 ईस्वी में लिखा गया था, 17 सर्गों में जो है 17 सर्ग। ठीक है, तो जब इस तरह के आप नोट्स बनाएंगे तो जैसे हरिऔध आपने अगला लिखा, हरिऔध, हरिऔध में लिखना है आपने प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पहला हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, और कैसे कैसे 1914 ईस्वी 17 सर्ग। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, बेसिक जानकारी ही कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में और भी करना है। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का रचना वर्ष हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 1914 ईस्वी है। ठीक है, तो ये जो रचनाएं, जो पहली रचना होती है, इसकी पहली रचना, इससे महत्वपूर्ण रचनाएं, कुछ रचनाओं का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में 1914 आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है। रस कलश, प्रिय प्रवास, पारिजात या वैदेही वनवास। ठीक है, ध्यान ये रखना है, ये चारों की चारों रचनाएं हरिऔध की ही रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस कलश। रस कलश ये जो रचना है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है इनका जो है रस से संबंधित विवेचन है, रीति ग्रंथ है। ठीक है, ये रीति ग्रंथ है, और ये बाकी तीनों जो हैं वो हरिऔध जी के प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास आप लोग जानते ही हैं, हिंदी का पहला महाकाव्य, यानी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। दूसरा लिखेंगे पारिजात। पारिजात जो है 15 सर्गों में लिखित एक प्रबंध काव्य है। और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जो है 18 सर्गों में है। वैदेही का मतलब है सीता, है ना, सीता को कहा जाता है वैदेही। तो सीता परित्याग की कहानी है वैदेही वनवास में। ठीक है, तो रस कलश जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, रस कलश प्रबंध काव्य नहीं है, हालांकि हरिऔध की ही रचना है। अगला देखिए, प्रिय प्रवास का अन्य नाम है। देखिए, प्रिय प्रवास का पहले एक दूसरा नाम था, प्रिय प्रवास तो बाद में उसका नाम पड़ा। तो बताइए प्रिय प्रवास का अन्य नाम कौन सा है? पारिजात, ब्रजांगना विलाप, अवध सुषमा या फिर एकांतवासी योगी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रजांगना विलाप। ठीक है, प्रिय प्रवास का ये और नाम भी था, ब्रजांगना विलाप भी इसको कहा जाता था। ठीक है, पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास पड़ा। ठीक है, पहले ब्रजांगना विलाप नाम से ही छपा था 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरिऔध कृत किस रचना को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो आपको हरिऔध के ही हम नोट्स बना करके दे रहे हैं। पहले हरिऔध के मुहावरेदार भाषा में लिखित रचना आपको बतानी है। रस कलश, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास या पारिजात। तो इसका सही उत्तर है आपका चुभते चौपदे। चुभते चौपदे जो है मुहावरेदार भाषा में लिखा गया था। एक और रचना है चुभते चौपदे, और एक और लिखना है अपने चोखे चौपदे। ये जो है ये हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं और मुहावरेदार भाषा में, यानी कि मुहावरों का इस्तेमाल इसमें खूब किया गया है। तो चुभते चौपदे और चोखे चौपदे ये जो है हरिऔध की रचनाएं हैं जो कि मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। रस कलश, प्रिय प्रवास, पारिजात, इसके अलावा वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ये सारी रचनाएं हरिऔध की याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग पहले, जैसे कौन कौन सी हैं हरिऔध की रचनाएं। रस कलश, ठीक है, ये बाकी 3 ये प्रबंध काव्य हैं। रस कलश हो गया, इसके अलावा चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। ठीक है ना, थोड़ा मतलब टंग ट्विस्टर सा लग रहा है, ये कठिन सा है ना, तो ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको हमने इसमें विवेचन में बताया कि हरिऔध का ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ कौन सा है इनमें से? रस कलश, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास या पारिजात। तो इसका सही उत्तर है रस कलश। अभी बताया था ना आपको, ये क्या है, रस संबंधी विवेचन है, यानी कि रीति ग्रंथ है। रीति काल में हमने समझा हुआ है रीति ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, ठीक ठाक समझा हुआ है भाई, है ना। रीति ग्रंथ मतलब वही जो लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ, यानी कि रस से संबंधित विवेचन, वही सब करते थे। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को जो है ब्रज भाषा में अनुवाद कर देते थे
और फिर उस पर आधारित कविता लिखते थे। वही जो रीतिबद्ध कवि करते थे वही जो है हरिऔध ने किया हुआ है। ठीक है, तो हरिऔध भी मतलब क्योंकि बहुत आधुनिक काल के व्यक्ति तो नहीं है, हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 में शायद हुआ था। 1865 में तो लगाइए लगभग जन्म इसका यहाँ पे हुआ है इन कवि का। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो है इन्होंने यानी कि इनके पास जो रचना संसार रहा होगा इन्होंने रीति काल का ही पढ़ा होगा। ठीक है, हम पढ़ते कहाँ से, हम अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों से ही पढ़ते हैं। तो इनका पूर्ववर्ती क्या था, थोड़ा बहुत भारतेंदु युग था और उससे पहले रीतिकाल ही था। तो भारतेंदु युग में भी रीति ग्रंथ खूब लिखा जाता था, तो इन्होंने भी लिख दिया है। ठीक है, अगला देखिए, कान्यकुब्ज अबला विलाप। कान्यकुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्रीधर पाठक। कान्यकुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? यह है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है आपकी कान्यकुब्ज अबला विलाप। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक तो है आपकी काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा, ठीक है। दूसरी देखेंगे, दूसरी लिखिए सुमन। काव्य मंजूषा, सुमन। तीसरी आपको बताई कान्यकुब्ज अबला विलाप। कान्यकुब्ज अबला विलाप। चौथा लिखिए कान्यकुब्ज वलीव्रतम। कान्यकुब्ज वलीव्रतम। एक दो और रचनाएं थी वो याद नहीं आ रही। कान्यकुब्ज वलीव्रतम, हाँ, एक कविता कलाप। कविता कलाप। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 हैं। कान्यकुब्ज अबला विलाप, कान्यकुब्ज वलीव्रतम, काव्य मंजूषा, सुमन और कविता कलाप। इस तरह से याद रखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, रामनरेश त्रिपाठी पथिक, महावीर प्रसाद द्विवेदी चोखे चौपदे, दिनकर कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो आपको बताना यानी कि एक तरफ कवि लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना लगी हुई है, तो सही मेल कौन सा नहीं है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी पढ़ा, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही पाएंगे जो थोड़ा बहुत अटेंटिव होकर के सुन रहा है। जो अभी अभी जुड़ा होगा वो पीछे बाद में देख लेना। ठीक है, तो वैसे अगर आपको आता है तो कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि चोखे चौपदे किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है ना। बाकी तो बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, महाकाव्य है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। दिनकर जो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर आएंगे आपके उत्तर छायावाद में। निम्नलिखित में से रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी इंपॉर्टेंट आदमी है, वह याद रख लेना। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। ठीक है, स्वप्न, मानसी, पथिक और मिलन। तो इनमें से इसका सही उत्तर क्या है? खंड काव्य नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लेना, ऐसा नहीं कि महावीर रामनरेश त्रिपाठी की रचना, ये चारों के चारों रचनाएं ही रामनरेश त्रिपाठी की ही रचनाएं हैं। ठीक है, तो लेकिन बताना है आपको कि खंड काव्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो मानसी जो है ये खंड काव्य नहीं है, ये इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह। फुटकर कविताओं यानी मुक्तक कविताओं, छोटी छोटी कविताओं का संग्रह। तो लिख सकते हैं आप लोग मुक्तक कविताओं का संग्रह। मुक्तक कविताओं का संग्रह है आपकी मानसी। ठीक है, इसके अलावा मिलन, पथिक, स्वप्न, ये 3 खंड काव्य हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, मिलन, पथिक, स्वप्न ये खंड काव्य हैं और मानसी क्या है? फुटकर जो कविताएं यानी कि छोटी छोटी कविताएं हैं उनका संग्रह है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो रामनरेश त्रिपाठी की ये चारों, तो रामनरेश त्रिपाठी का रचना संसार इस क्वेश्चन हमने कर लिया। तो कहीं अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया गया आ गया तो करना आना चाहिए भाई आप लोगों को। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप लोगों के NCERT में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उतना जो है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, यह कथन किसका है? नाथुराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा है कि कविता का विषय जो होना चाहिए उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए और उपदेश भी होना चाहिए। उसी बात को जो है मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यही वाली बात जो है
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कही है कि कविता का विषय मनोरंजन भी होना चाहिए और उसमें उपदेश भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगली पंक्ति उन्होंने कही कि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि भाई जो राधा कृष्ण का और राधा यहाँ खेल रहे हैं, यमुना के किनारे ऐसा खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की जो कविताएं लिखी जा रही थी पूरे रीतिकाल में या अभी तक भी, तो अब ये वाला वर्णन बहुत हो चुका है। इससे आगे चल करके अब जो है हमको कविता लिखनी, इससे आगे बढ़ानी है कविता। ठीक है, तो पूरा जो सेंटेंस आता है इनका इस तरह से है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशप्रद होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध काव्य लिखने की आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। परकीय स्वकीय ये जो है प्रेम का जो है एक तरीका होता है, वो रीतिकाल की बात है। ठीक है, तो अब इन्होंने लिखा है कि कविता का विषय जो है वैविध्यपरक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बात कही कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ठीक है, तो द्विवेदी युग की एक और विशेषता आपने लिखनी है, कविता में विषयों की विविधता। कविता में विषयों की विविधता ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आह्वान किया उस टाइम पे कि क्या लिखो, हाथी से लेकर चींटी तक, है ना, पर्वत से लेकर के समुद्र तक, और बिंदु से लेकर के, है ना, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। किसी भी विषय पे आप लोग कविता लिख सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल में आप लोग देखिए श्रृंगार ही श्रृंगार होता था, कोई काम ही नहीं था और कोई विषय था ही नहीं। ठीक है, लेकिन द्विवेदी युग में क्या है, विषयों की विविधता जो है पहली बार इस स्तर पे जो है आनी शुरू। भक्ति काल में भी आप लोग देखते हैं ज़्यादातर भक्ति की ही कविताएं थी, लेकिन वहाँ पे भी विषय की विविधता थी। लेकिन रीतिकाल में तो बहुत ही बुरा हाल था, है ना, केवल श्रृंगार ही श्रृंगार, थोड़ा बहुत वीरता, थोड़ा बहुत नीति का कविता किसी ने लिख दी तो लिख दी। तो विषयों की विविधता जो है द्विवेदी युग की विशेषता है, बहुत सारी विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो इस आह्वान वाला जो कथन है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए लिखाया गया है। कोई भी कथन रैंडमली उठा करके नहीं दे देता हूँ मैं क्वेश्चन में, जिनका कुछ रेलेवेंस है, जिनका कोई महत्व है, उन्हीं कथनों को जो है हम यहाँ से उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्गो नरक ठिकाना नहीं किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये जो है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी धारा का कवि नहीं है। स्वच्छंदतावादी धारा का कवि नहीं है, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसका सही उत्तर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्वच्छंदतावादी धारा, चलिए दो चीजें हम लोग समझते हैं इसमें। द्विवेदी युग जो है ना बटा हुआ द्विवेदी युग, उसमें दो तरह के कवि हुए ज्यादातर। ठीक है, एक को कहा गया अनुशासनबद्ध धारा, अनुशासनबद्ध, दूसरों को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंदतावादी धारा। ठीक है, अनुशासनबद्ध कवियों का मतलब क्या है? ये क्या करते थे, कविता में जो है एक तरह का अनुशासन और देश प्रेम और मतलब नैतिकता, आदर्शवाद, इस तरह की बातें करने वाले कवि थे। और इन अनुशासनबद्ध धारा के जो है जो मास्टर आदमी थे वो थे आपके MP द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं। ठीक है, और दूसरी धारा थी स्वच्छंदतावादी धारा। उनका मत था कि भाई मतलब क्यों नैतिकता, आदर्शवाद की बात करनी है, जो हमारी उन्मुक्त भावनाएं हैं उनका जो है हम चित्रण अपनी कविता में करेंगे। तो इस तरह दो मत हो गए ना, एक तरह से नैतिकता, आदर्शवाद, सुधार, समाज सुधार, इस तरह की बातें अनुशासनबद्ध धारा वाले करते थे, और जो है अपने मन का प्रेम और इस तरह की जो है एकदम जो स्वतंत्र प्रकार की कविताएं लिखने का जो है जिनका मन करता था वो स्वच्छंदतावादी धारा के कवि थे। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी धारा में से ये तीन नाम आपने याद रखने हैं। स्वच्छंदतावादी धारा के श्रीधर पाठक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, प्रवर्तक भी यही हैं, दूसरे रामनरेश त्रिपाठी, तीसरे मुकुटधर पांडे। ठीक है, अनुशासनबद्ध धारा वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी तो उसके थे ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही वो धारा थी, उसको द्विवेदी मंडल के कवि भी आप कह सकते हैं इनको। इसके अलावा इनमें कौन कौन आते थे? एक तो हरिऔध आते थे, मतलब इन तीनों के अलावा जो भी कवि है वो सब अनुशासनबद्ध धारा के। हरिऔध हो गए, गुप्त जी हो गए, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, गुप्त जी हो गए। इसके अलावा रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न हो गए, लोचन प्रसाद पांडे हो गए, नाथुराम शर्मा शंकर हो गए। ये सारे लोग जो है ये अनुशासनबद्ध धारा वाले थे। और ये तीन क्या थे? ये थे स्वच्छंदतावादी धारा के। ठीक है, स्वच्छंदतावादी धारा ही आगे चल करके छायावाद बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है?
ये पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सी रचना लगी मुझे। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामनरेश त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर है नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर की रचना है आपकी गर्भरंडा रहस्य। और ये किसका है? विधवाओं की बुरी स्थिति एवं देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन है। ठीक है, तो विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण, गर्भरंडा रहस्य, ये रचना इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु तथा साहित्य सुधाकर की उपाधियों से सम्मानित कवि हैं। 3 उपाधियां मिली हुई हैं इस कवि को, इन कवि को। प्रज्ञेंदु नहीं, प्रज्ञेंदु होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, प्रज्ञेंदु। तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु तथा साहित्य सुधाकर की उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? आपके नाथुराम शर्मा शंकर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, तो इनके 3 उपाधियां आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास में राधा के किस रूप का वर्णन मिलता है? प्रिय प्रवास में राधा के किस रूप का वर्णन मिलता है? विरहिणी नायिका, समाज सेविका, प्रेयसी या फिर ग्रामीण बालिका? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अप्रोच का फर्क आपको नजर आएगा। इसका सही उत्तर वैसे हम आपको बता देते हैं, नहीं भाई, विरहिणी नायिका नहीं, ऑप्शन नंबर बी है आपकी समाज सेविका। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, कैसे? देखिए, प्रिय प्रवास जो रचना है, आज से पहले जो राधा का वर्णन था ना, कि जब राधा, प्रिय प्रवास दरअसल क्या है? प्रिय क्या है? प्रवास कर गए हैं। प्रिय प्रवास कौन क्या है इसमें रचना, कि जब कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए और वहाँ फिर कंस को मार करके वहाँ का राजकाज संभालना शुरू किया, तो उस पर आधारित है। और यहाँ तो क्या होना शुरू हुआ, यहाँ जो है गोपियाँ और राधा क्या करने लगी? विरह में जो है तड़पने लगी। तो वहीं फिर आप लोग जानते हैं कि भ्रमर गीत की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि नहीं है? कि फिर जो है कृष्ण ने जो है उद्धव को भेजा और प्रेम गीत, ज्ञान मार्ग वगैरह वगैरह सब शुरू हो जाता है, वहाँ भ्रमर गीत की कहानी है। तो वो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सूरदास की जो राधा है वो तो क्या करती है कि मतलब बहुत विरह में तड़प रही हैं, या फिर जो रीतिकालीन कवियों ने राधा का वर्णन किया वो भी इसी तरह का है। लेकिन क्योंकि हरिऔध जो है आपके नवजागरण, जो जागरण सुधार काल के व्यक्ति हैं, है ना, उस समय पे नवजागरण चल रहा है, भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो राधा होगी वो घर में बैठी बैठी विरह नहीं करेगी। तो इसका क्या है, इसका यहाँ की ये जो राधिका होगी, ये जो प्रिय प्रवास की राधा होगी, क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे हैं? समाज की सेवा कर रहे हैं, राजकाज संभाल रहे हैं, शासन बेहतर कर रहे हैं, तो क्या करेगी राधा भी? क्या करेगी? समाज की सेवा करेगी। ठीक है, तो प्रिय प्रवास में राधा जो है अब क्या हो गई है? समाज सेविका हो चुकी है। ठीक है, तो मजाक में हम लोग कह सकते हैं कि राधा ने एनजीओ खोल लिया है अब एक, है ना, तो वो भी समाज सेवा कर रही है। तो कृष्ण भी समाज सेवा कर रहे हैं, राधा भी समाज सेवा कर रही है, क्योंकि ये राधा रीतिकाल की या भक्ति काल की नहीं है, मध्यकाल की राधा नहीं है, ये आधुनिक काल की जो है राधा है, 20वीं सदी की राधा है, नवजागरण काल की राधा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अप्रोच समझ रहे होंगे अब यहाँ से कि इस आधुनिक काल का मतलब होता क्या है, आधुनिकता का मतलब क्या होता है, और मध्यकालीन जो है मानसिकता का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी आप लोग जानते हैं, राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया जो युद्ध था, बहुत महान युद्ध। ठीक है, तो उसमें जो है हल्दी घाटी का वर्णन, हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे की ये रचना है। ठीक है, तो राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, वो वाली जो पंक्ति है वो हल्दी घाटी से ही ली गई है। ठीक है, तो वो जो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, याद रखना है, द्विवेदी युगीन कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि कौन है? पाणिनि संस्कृत के वैयाकरण है। वैयाकरण मतलब व्याकरणाचार्य है, वैयाकरण। तो ये जब शब्द आ जाए इसका मतलब क्या होता है? व्याकरण आचार्य, व्याकरणाचार्य। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु जो है उन्हें कहा जाता है हिंदी भाषा का पाणिनि, क्योंकि इन्होंने जो है लिखी थी हिंदी व्याकरण। तो जो स्थान आपका पाणिनि का संस्कृत में है, वही स्थान कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी थी? रंग में भंग, यशोधरा, हेमंत या फिर उच्छ्वास? तो हेमंत ये जो रचना थी 1905 में लिखी गई थी और सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। वही सरस्वती जिसका संपादन जो है इन्हीं के गुरुवर श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे, वही। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका 1905 में प्रकाशित हुई थी, हेमंत कविता थी मैथिली शरण गुप्त की पहली। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था?
12 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। यहाँ पे भारत भारती होना चाहिए था, भारत भारती। भारत भारती की कथा वस्तु कितने भागों में बांटी गई है? ठीक है, भारत भारती की कथा वस्तु कितने भागों में बांटी गई है? 2, 3, 4 या 5? तो भारत भारती की कथा वस्तु है वो है 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है, ये यूसेट में एक कथन जो है, यूसेट का इस बार जो परीक्षा हुई, जो कि बहुत समय के बाद हुई, 6-7 साल बाद, तो जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 भागों में जो है भारत भारती की कथा वस्तु जो है विभाजित है। अतीत खंड, अब आप लोग समझ गए होंगे 3 खंड कौन से, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ठीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 खंडों में जो है भारत भारती को लिखा गया है। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है बताने की ज़रूरत नहीं है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले डैश डैश ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। यानी हिंदी भाषा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर राष्ट्र की चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम इन विकल्पों में दी गई रचना ने किया, उतना किसी पुस्तक ने मिलकर के भी नहीं किया। ये कथन तो है भाई बच्चन सिंह का, आपको बताना है ये कथन किस पुस्तक के बारे में बच्चन सिंह ने ये बात कही है। इसका सही उत्तर होगा आपका भारत दुर्दशा, मानस, प्रिय प्रवास या भारत भारती? भारत भारती। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन। आसान मतलब इस सेंस में हुआ कि आप लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत भारती के बारे में यह कथन किसका है, तब क्वेश्चन कठिन जो है हो जाता। तो बच्चन सिंह, क्योंकि जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आलोचक नहीं है, यूजीसी नेट वगैरह में ये पूछे जाते हैं, तो लेकिन ठीक है, ये कथन आप लोग ध्यान रखिए। कथन इसलिए पूछा गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बने कि भारत भारती किस तरह की कविता थी, कितनी महत्वपूर्ण कविता थी, क्योंकि इस रचना ने क्या किया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया है। तो इसलिए ये कथन यहाँ से हमने लिया है, इसको भारत भारती समझाने के लिए। साकेत का काव्य रूप है, काव्य रूप समझते हैं आप लोग, यानी कि किस तरह की कविता लिखी गई है। साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है या फिर मुक्तक है? तो साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत और जय भारत ये 2 महाकाव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य है। साकेत, जय भारत, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोनों ही रचनाएं जो है महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य लिखे हैं इनमें से गुप्त जी ने, ये 2 ही है। ठीक है, अन्य जो है खंड काव्य हैं, कुछ गीत काव्य हैं, इस तरह। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किसने दी? रामनरेश त्रिपाठी, कामता प्रसाद गुरु, गणपति चंद्र गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, एक निबंध लिखा था इन्होंने, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये एक लेख, एक निबंध लिखा था, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और फिर जो है इसमें बताया कि किस किस तरह से कुछ कुछ उपेक्षित जो है नारियां रही हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि भाई लक्ष्मण के त्याग की बात, सीता के त्याग की बात, राम के त्याग की बात तो सबने की, लेकिन उर्मिला के त्याग की बात बहुत कम लोगों ने की। तो इस तरह से उर्मिला तो एक कथन, एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया। इस तरह से बहुत सारे स्त्रियों का जो है उन्होंने वर्णन उसमें किया है। तो महत्वपूर्ण निबंध है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। बहुत जगहों पर तो मास्टर्स में ये लगा हुआ होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, MA में या BA में भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन MA में तो लगता ही है ये वाला निबंध। ठीक है, तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा। ठीक है, और तब जाकर के साकेत लिखा गया। साकेत शब्द का अर्थ क्या है? रामायण, अयोध्या, राम या सीता? तो साकेत शब्द का अर्थ क्या है? साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या। साकेत, ये जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश आप लोग जानते हैं, तो उसमें पाली भाषा का शब्द है साकेत, और साकेत का मतलब है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई हैं? ठीक है, ये रचना, ये पंक्तियां तो मैथिली शरण गुप्त की है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो रचना है ये किस से लिया गया है? यानी कि किस कविता से, किस खंड काव्य से या किस महाकाव्य से ये पंक्तियां उद्धृत हैं? साकेत, भारत भारती, यशोधरा या फिर विष्णुप्रिया? तो इसका सही उत्तर है यशोधरा। यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी।
ठीक है, बुद्ध की पत्नी। तो गौतम बुद्ध, क्योंकि जानते हैं आप लोग, बुद्ध तो चले गए, बुद्ध जो है गौतम से जो है यानी सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध हो गए, महान व्यक्ति हो गए, लेकिन यशोधरा जो है पीछे छूट गई थी। फिर यशोधरा का जो है, यशोधरा भी एक तरह से उपेक्षित नारी पात्र है, उस पर भी बहुत कम लिखा गया। बुद्ध पे तो सबने लिख लिया, ठीक है, लेकिन ये भी आप लोग जानते हैं यशोधरा फिर उन्होंने लिखा। 3 कविताएं उन्होंने लिखी हैं, देखिए उपेक्षित नारी पात्रों पर। एक तो साकेत, साकेत में उर्मिला का वर्णन, यशोधरा, और विष्णुप्रिया जो है चैतन्य महाप्रभु। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कर लिया था, इनका विवाह हुआ बहुत छोटी उम्र में, लेकिन बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु तो महान हो गए, लेकिन विष्णुप्रिया तो घर पे छूट गई ना, ठीक है, तो इसका फिर उन्होंने किया है। तो ये जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनको लेकर के इन्होंने लिखा था। तो ये 3 रचनाएं आपने याद रखनी है। साकेत, साकेत में उर्मिला यानी कि लक्ष्मण की पत्नी, दूसरी यशोधरा, यशोधरा में किसका, जो गौतम बुद्ध की पत्नी, तीसरी विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? अभी आपको बताया, यशोधरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? पंचवटी, रेणुका, यशोधरा या जयद्रथ वध। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रेणुका। रेणुका जो है, जो दूसरे राष्ट्रकवि माने गए, 2 ही राष्ट्रकवि हुए, एक आपकी मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हुए आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर की रचना है रेणुका। इसके अलावा जो पंचवटी, यशोधरा और जयद्रथ वध, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला के चरित्र पर आधारित है? पूरा का पूरा उर्मिला को दिया हुआ है, वो सर्ग है आपका 9वां सर्ग, ठीक है। तो साकेत का 9वां सर्ग बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। 9वां सर्ग उर्मिला पर आधारित है, पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? ठीक है, झंकार, यशोधरा, साकेत या द्वापर। तो इसका सही उत्तर है झंकार। झंकार में जो है इनका जो फुटकर गीत है, तो गीत संग्रह जो है मैथिली शरण गुप्त का कौन सा है? गीत संग्रह। गीत संग्रह है इनका झंकार, याद रख लेना। बाकी सब प्रबंध काव्य वगैरह हैं, झंकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। गीत संग्रह है इनका, तो रहस्यवादी गीतों का संयोजन मिलता है झंकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की अनूदित रचना नहीं है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना। मैथिली शरण गुप्त की अनूदित रचना नहीं है जयनी, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध या फिर वृत्त संहार। तो इसका सही उत्तर है आपका जयनी, ठीक है। जयनी कौन है? जयनी देखिए, दरअसल एक स्त्री हुई है जैनी। जैनी कौन है? कार्ल मार्क्स नाम का एक जो दार्शनिक हुआ जिन्होंने मार्क्सवाद की थ्योरी दी थी, तो मार्क्सवाद, उनकी पुत्री थी जैनी। तो जैनी पर आधारित रचना थी जयनी, ठीक है। तो ये अनुदित रचना नहीं है, ये इनकी मौलिक रचना है। बाकी जो रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध या वृत्त संहार, ये तीनों अनुदित रचनाएं हैं, याद रख लेना आप लोग मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। तो आपके जो है अभी तक नोट्स बन रहे होंगे ठीक ठाक तरीके से, आपने बना लिया होगा। जैसे एक किस तरह से आप लोग बना सकते हैं इनके नोट्स कि ऊपर जैसे सबसे पहले लिख लिया मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण की गुप्त की रचनाएं आपने लिखी ऊपर टॉप पे, और वहाँ पे सबसे पहले लिखा महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक है साकेत, दूसरा है आपका जय भारत। साकेत और जय भारत हो गया इनका महाकाव्य। उसके अलावा फिर आते हैं आपके खंड काव्य पे। तो खंड काव्य कौन कौन से हैं? तो खंड काव्य में लिख लिया आपने कि खंड काव्य कौन कौन से थे इनके, जैसे भारत भारती हो गया, और इसके अलावा जी जो रचनाएं ऊपर बताई गई आपको, कौन सी थी ये जो विष्णुप्रिया हो गई और यशोधरा हो गई, ये सारी रचनाएं है ना। इसके अलावा 1-2 रचनाएं और हैं, जैसे वन वैभव है, विपथगा है, हिडिम्बा है, पंचवटी है, द्वापर है, नहुष है, शक्ति है। इस तरह की ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं जो है खंड काव्य हैं। इसके अलावा गीति रचनाओं में झंकार याद रख लेना, ठीक है, इस तरह से। तो उच्छ्वास जो है, उच्छ्वास जो ऊपर बात हुई थी मुक्तक कविताओं में, उच्छ्वास याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब हैं इस तरह से। तो मैथिली शरण गुप्त, और फिर अनुदित साहित्य में प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ठीक है। ये सब इस तरह से मैथिली शरण गुप्त के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमने बात की कार्ल मार्क्स की पुत्री पर लिखा गया मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ है। कार्ल मार्क्स की पुत्री पर लिखा गया मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ कौन सा है? जयनी, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध या वृत्त संहार। तो जयनी। जयनी क्या है? मैथिली शरण गुप्त की कार्ल मार्क्स की पुत्री पर लिखा गया रचना है जयनी, ठीक है। जैनी वैसे नाम था इसका, जैनी, लेकिन हिंदी में नाम कर दिया जयनी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? अब ये तो जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी?
तो वो दिए आपकी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने क्या कहा, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? सामंजस्यवादी, एक कवि तुलसीदास के साथ भी ये शब्द जुड़ता है, सामंजस्यवादी। और मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? निराला शुक्ल ने, महात्मा गांधी ने, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है हमारे आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। कौटुंबिक कवि मात्र, कौटुंबिक कवि मात्र मतलब राष्ट्र कवि नहीं, केवल एक कुटुंब के कवि। तो कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा? ये स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, गांधी जी ने कहा, या जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा? तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, ये विनम्रता में कहा है इन्होंने। देखो सबने, गांधी जी ने तो कहा इनको राष्ट्र कवि, ठीक है, तो विनम्रता में कहा कि मैं तो राष्ट्र कवि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, कौटुंबिक कवि मात्र हूँ, मैं क्या हूँ, केवल एक परिवार में जो है कवि हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बात है, विनम्रता में कहा गया जो है, अपने आप को दी गई संज्ञा है, कौटुंबिक कवि मात्र। ठीक है, और राष्ट्र कवि किसी को कहा गया है तो इतनी विनम्रता तो उस व्यक्ति के भीतर होगी कि वो खुद को राष्ट्र कवि ना कहे, पूरी दुनिया कहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किसने किया? एक पोप नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसका जो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये एक जो है प्रसिद्ध कृति है, निबंध संग्रह है, तो इसका रोला छंद में बनाया और समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महात्मा गांधी ने, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं भैया आपके आज के हमारे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 47 क्वेश्चन कर लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे तो द्विवेदी युग में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने छोड़ी हो आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक घंटे की क्लास के भीतर बहुत सारगर्भित तरीके से हम लोग आपका रिवीजन भी करते जा रहे हैं, आपकी नोट्स मेकिंग करते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं। बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल की जो वीडियो होगी, कल की जो हमारी क्लास होगी, वो हम लोग छायावाद पे करने वाले हैं। छायावाद एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, उसके जो 4 कवि हैं, चारों के चारों कवि एनसीईआरटी में लगे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कवि भी वही होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर भी करना है वीडियो को, और चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कल जो है आपके लिए एनसीईआरटी वाली जो वीडियो मैंने कहा है वो कल आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी अब यानी कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, इसको लेकर के कुछ लोगों का डाउट है ना। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत मतलब कठिन काम नहीं है एनसीईआरटी को पढ़ना। लेकिन फिर भी एक वीडियो जो है स्ट्रेटेजिक वीडियो हम लोग कर लेंगे कि किस किस तरह से हम लोग कम समय में एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल की क्लास में हम लोगों ने छायावाद पढ़ना है। और फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।